नमस्कार दोस्तों। तो यूपीपीसीएस में 2012 से 2020 तक जितने भी रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं सबका हम फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 2016 तक हमने कर लिया है, 2017 से देखते हैं, 2020 तक के सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। व्याख्या में भी लिखा हुआ है ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊन एक विकल्प के रूप में आया था पिछले वर्ष के क्वेश्चन में, 2016 वाले में। ऊन क्या होता है? ऊन एक प्रोटीन है दरअसल। 69 नंबर, यूरिया है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। यूरिया के बारे में 3 फैक्ट हैं जो इस व्याख्या में लिए हुए हैं। पहला ये कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है, जो तो विकल्प में ही था। दूसरा, यूरिया में लगभग 46.7% यानी कि लगभग 47% के आसपास नाइट्रोजन होता है। वो एमाइड के रूप में होता है। 47% यूरिया में नाइट्रोजन होता है एमाइड के रूप में। ठीक है, 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट कि यूरिया को ही कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो 3 फैक्ट, जब भी यूरिया आए तो 3 फैक्ट इसका शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए। 70 नंबर, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो हमें पता ही है कि एलपीजी जो सिलेंडर घर में यूज होता है तो उसमें उस गैस में गंध नहीं होता है। तो उसमें गंध लाने के लिए एथाइल मर्केप्टॉन नाम का मतलब गैस मिलाया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि गंध आए। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा, एथाइल मर्केप्टॉन। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर गैस रिसाव होगा और गंध आएगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा, तो एक तरीके से आपदा आने की, आग लग जाने की संभावना रहेगी। 1-2 फैक्ट और है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी कौन से गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये भी एक याद रखने योग्य बात है। व्याख्या देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है। इसके पहले वाले में आया था CFL और CNG आया था। क्या है दोनों का फुल फॉर्म, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ये जरूर याद रखना चाहिए, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन यानी BP, बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। तो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। समान रूप से ये गंधहीन गैस होता है, लेकिन और रिसाव की पहचान करने के लिए इसमें इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। 2017 का रसायन विज्ञान के सारे प्रश्न खत्म हो गए। 2018 का देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो अभी ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, सेम टू सेम, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो हमने देखा था कि अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 2 होते हैं। उसमें उस समय जर्मेनियम पूछा था, इसमें सिलिकॉन। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट वाली बातें हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत कम, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत बहुत अधिक, और चालकों, फिर से पढ़ता हूँ, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए 2 ही बात याद रखना है। पहला ये कि अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 तत्व हैं। ठीक है। दूसरा ये अर्धचालक होते क्या हैं जो कि पूछेगा, बहुत कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी उसमें चालकता जो होती है ना, मतलब जो विद्युत की चालकता होती है, विद्युत पास होने की जो क्षमता होती है अर्धचालक में, वो अचालक से ज़्यादा होती है, लेकिन चालक वाले से, मतलब जिसमें ज़्यादा अच्छा होता है, उससे कम होती है। ये बात ना भी याद रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। 83, ग्राफीन होता है। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। तो विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्याख्या में कुछ खास चीज़ें तो नहीं लिखी हुई नहीं है। अब आते हैं 2019 के प्रश्नों में। 2018 का समाप्त हो गया। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो वैसे ये वाला बायोलॉजी वाले में क्वेश्चंस पढ़ दिया था, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। मैं सही सही पढ़ देता हूँ। केवलार जो होता है संश्लेषित रेशा होता है। टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटोनासी होता है। और नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटोनासी और नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को उदरपातन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं।
तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा था कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए तो क्या कहेंगे, तो उधर पातन कहते हैं या सब्लिमेशन। उदाहरण के तौर पे शुष्क बर्फ है, नेफ्थलीन है और कपूर है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ था, कपूर का तत्सम शब्द कौन सा है। मैंने सी सेट वाला जो कराया है ना सारे 2012 से 2020 तक, उसमें इसका आंसर भी दिया है, तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है। 13 नंबर, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखना है। धुआं यानी विकल्प डी इसका आंसर हुआ। व्याख्या देख लीजिए, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति के कारण। 17, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो दाल की पौधे के साथ पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन शायद उसमें पढ़ लिया था मैंने, चलिए जब पढ़ ही लिया है तो पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाती है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में भी वही बात लिखा हुआ है, फिर से पढ़ देता हूँ एक बार और रिवीजन हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है उसे देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये सही है। एस्पार्टेम एक प्रकार का एक कृत्रिम मधुरक या संश्लेषित मधुरक होता है, आर्टिफिशियल मधुरक, तो ये सही है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ होता है, ये भी सही है। जबकि रेयॉन के बारे में पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस थे, एक शायद 16 वाले में, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि रेयॉन क्या होता है, हमने उस चर्चा किया था, कृत्रिम फाइबर होता है, एक तरह का रेशा होता है, तो आर्टिफिशियल रेशा होता है, इसलिए ये गलत हो गया, तो डी नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, रेयॉन कृत्रिम फाइबर होता है यानी कृत्रिम रेशा, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, एस्पार्टेम एक संश्लेषित मधुरक यानी कृत्रिम मधुरक होता है, और नियोप्रीन विशिष्ट रबर होता है। आपके लिए एक प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो प्रोटीन, कपास जो होता है प्रोटीन नहीं है, बाकी ये जो केस और बाल जो होता है वो प्रोटीन है। खुर होता है जो प्रोटीन है, और खुर के बारे में पता ही है, खुर वो होता है जिससे जानवरों के पैर के नीचे जो हार्ड पार्ट होता है ना उसको खुर कहते हैं, यानी कि जैसे हम लोग के शरीर में नाखून होता है, तो खुर और रेशम यानी स्पाइडर सिल्क जो है ये सब प्रोटीन नहीं है, जबकि सॉरी प्रोटीन है ये सब, और कपास जो है प्रोटीन नहीं है। कपास क्या होता है, एक रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा होता है कपास। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं व्याख्या को, तो रिवीजन हो जाएगा। कपास एक मुलायम और रोएदार प्राकृतिक रेशा होता है। यह कपास पौधे के बीज के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। बस कुल मिला के याद रखना है, कपास क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है, और सेलुलोज का बना होता है, 2 फैक्ट, ठीक है। जबकि केस जो होता है हमारे सर के ऊपर, या बाल होता है मतलब बाल, और लूता रेशम, इसको स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं, या नाखून होता है या खुर होता है, ये सब प्रोटीन होते हैं, और दरअसल कैरोटीन प्रोटीन होते हैं, तो कैरोटीन प्रोटीन होते हैं, ये भी याद रखना है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये क्रम में कंफ्यूज मत करिएगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन था मैंने छाट करके इसको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना करके इसमें लिखा है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया का उपचार करने में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं, फोटोग्राफी में किया जाता है, तो विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं उसी के बारे में पूछ रहा था। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सही सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड तो फोटोग्राफी, आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, गठिया की बीमारी है, घुटनों जोड़ों में हो जाता है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग होता है। 93। अच्छा, यहाँ से 2020 का क्वेश्चन अब आ गया, हाँ 2019 का क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया है, तो 2020 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम 20 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया 21 में, ऐसा हो सकता है, और हमने देखा भी है प्रमाण के रूप में प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है,
तो टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीस्टीरीन भी थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक होता है, जबकि नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी देख ही लेते हैं। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोपीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। तो सीधा सीधा बात याद रखना है कि नियोप्रीन कृत्रिम रबर होता है और इसका उपयोग पाइप, वेल्ट इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो फिर से बोल देता हूँ, नियोप्रीन एक प्रकार का कृत्रिम रबर होता है और इसका उपयोग बेल्ट या पाइप बनाने में किया जाता है। 109 केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन जो होता है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, जबकि लेक्सॉन, टेफ्लॉन और नियोप्रीन ये सब सारे क्या हैं? सब कृत्रिम पदार्थ हैं। फाइब्रोइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फायोब्रोइन, क्या नाम है? फायोब्रोइन, ऐसा नाम है, बोला नहीं जाता। तो फायोब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये प्रोटीन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पढ़े थे हमने प्रोटीन के बारे में, ऊन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो फायोब्रोइन एक प्रकार का प्रोटीन होता है और जो कि रेशम तंतुओं यानी सिल्क फाइबर्स के घटक होते हैं, तो याद रखना है। अच्छा, हमने अभी बाल, केस इसके बारे में भी पढ़ा था ना, तो ये सब भी क्या होता है? ये सभी प्रोटीन ही होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। सूची 1 को 2 से, एक साइड पदार्थ है, दूसरे साइड उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। तो नीला थोथा जो होता है, ये कॉपर सल्फेट को शायद कहते हैं नीला थोथा, तो इसका अनुप्रयोग किया जाता है कवकनाशी में, और इयोसिन का उपयोग होता है लाल स्याही में। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कई बार पूछ चुका है। इयोसिन लाल स्याही में प्रयोग होता है इसका। और सिल्वर आयोडाइड अभी पूछा था 19 वाले में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में यूज होता है। और जिंक फॉस्फाइड ये रोडेंटोनाशी यानी कि कृतंकनाशी, जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको मारने में यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। और सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में। अभी आप देखिए, एक चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया था, आपसे पूछता हूँ, बोला था याद रखना है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। व्याख्या पढ़ देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, तो ये भी मैंने बोला ही था कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। तीसरा पॉइंट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन में किया जाता है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, सिल्वर आयोडाइड ही सिर्फ कृत्रिम वर्षा में नहीं यूज होता है या क्लाउड सीडिंग में। सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटोसाइड में के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। प्रीवियस ईयर्स के, बायोलॉजी के ऑलरेडी अपलोडेड है, हिस्ट्री और पॉलिटी के भी अपलोडेड है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और लाइक शेयर तो कर ही दिया कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर किया कीजिए। पता चलता है कि 40% लोग सब्सक्राइब्ड हैं जो देख रहे हैं, और 60% लोग जो सब्सक्राइब नहीं हैं और देख रहे हैं। थैंक यू।